हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारा आज का सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो जिसमें एक्स और वाई ग्रुप आ गया। इसके अलावा जनरल अगर हम आर्मी की बात करते हैं, जिनमें जीडी और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा ये जो चैनल है और किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, तो ध्यान दीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ध्यान दीजिएगा जो भी मैथ्स के आगे पे सेगमेंट रहेंगे वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बेस्ट एनालिसिस के साथ में आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो अगर जिसमें मैथमेटिक्स आता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी बात मैं कहूँ कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ, या फिर आप जो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं, लेटेस्ट पटवारी का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का, यूपी एसएससी का एग्जाम जो होने वाला है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं एक मॉडरेट लेवल लेकर चल रहा हूँ, ताकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, इनके बेच का जो एवरेज होता है, हम उन क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आपने अभी तक जो है हमारा पेपर 11 नंबर है, अगर आपने इससे पहले जो हमारे 10 पेपर हुए हैं, अगर उन्होंने को आपने नहीं देखा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उन सभी पेपर्स को आप रीड कीजिए, उनको बढ़िया तरीके से आप निकालिए। जो भी नहीं आते हैं, वीडियो देख करके आप उन क्वेश्चनों को कीजिए। दोस्तों मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आपका जो मैथ्स है वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज का सेशन भी हम बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा पेपर नंबर 11, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने इस प्रकार से रखा हुआ है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 9/25 गुना है। आपको बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है दोस्तों, वो कितनी दी गई है, 9/25। कितनी दी गई है, 9/25 आपको वैल्यू दी गई है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 25 रुपए है, ये हमारा क्या है, मूलधन है, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 25 रुपए है। तो मुझे बताइए जो 9 रुपए है, ये क्या होगा, हमारा ब्याज होगा, यानी कि इंटरेस्ट होगा। और दोस्तों समय आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, समय आपको दिया गया है 6 साल। अगर आपको समय दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए और साथ में ब्याज दे दिया जाए, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो दर प्रतिशत होता है, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है साधारण ब्याज गुणा 100। और इसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों किससे, मूलधन इंटू समय से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे दोस्तों, बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं आगे चल करके आपको अभी बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं, तो साधारण ब्याज कितना है, 9 रुपए इंटू 100। मूलधन हमने कितना माना है यहाँ पे, 25 रुपए इंटू, अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो कितना है, 6 साल। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 से ये कट गया दोस्तों 2 बार। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 6%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा, 6% आंसर बनेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक भी कर सकते थे। हम इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक भी कर सकते थे। तो इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में इसका शॉर्ट क्या बनेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताओ, क्वेश्चन में हमारे को कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप गायब कर दीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू टी। यानी कि मूलधन और समय का गुणा है, वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, मूलधन कितना रुपया है, 25, और समय कितना है, 6 साल। तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 150%। 150% किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो पूरा 100% आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो 9/150 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 छिके 90। यानी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया दोस्तों, वो कितना निकल के आ गया, 6% निकल के आ गया। तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और क्वेश्चन को बाय फॉर्मूले के थ्रू भी किया जा सकता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको अच्छा लगे तरीका, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाइड कर सकते हो। आई होप दैट दोस्तों आपको ये दोनों ट्रिकें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस प्रकार से है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक जो व्यक्ति है वो 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। आपको बताना है कि प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
या तो आपको पूछेगा चीनी का स्टार्टिंग में जब कमी नहीं हुई थी उससे पहले कीमत क्या थी, या फिर पूछा जा सकता है कमी होने के बाद में आज चीनी का भाव क्या है। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपके इस पैटर्न से बन सकते हैं। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यहां से आप क्वेश्चन को चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा दे आप बढ़िया तरीके से उसको कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कितना दिया हुआ है हमें 10%। अच्छा 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 1/10। तो मैं ये कहूं कि पहले मूल्य चीनी का कितना था दोस्तों, इस आरंभिक के अंदर 10 रुपए था। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, 1 रुपए की कमी हो रही है। 1 रुपए की कमी होने के बाद में अब जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं अब की, तो पहले अगर चीनी का मूल्य 10 रुपए था, यानी कि कोई चीनी 10 रुपए में आ रही थी, तो अब वो चीनी कितने में आएगी दोस्तों, 9 रुपए में। कब, जब 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात आप समझ पाए होंगे। चलो तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे तो रख लेते हैं दोस्तों हम आरंभिक यानी कि पहले का, और यहाँ पे दोस्तों हम रख लेते हैं अब का यानी कि वर्तमान का, यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्राइस की यानी कि मूल्य की, तो मूल्य पे गौर कीजिएगा। पहले मूल्य कितना था, 10 रुपए, अब मूल्य कितना है, 9 रुपए। यानी कि अगर मैं मूल्य के अनुपात की बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 10:9 आ जाएगा। अच्छा दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट के अंदर किसी चीज की वैल्यू कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है, मूल्य कम कर दिया जाता है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि लोग उसको ज्यादा खरीद पाते हैं, तो मार्केट में क्या हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही दोस्तों मैं यदि कहूं आपसे कि अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ा दिया जाए, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका मूल्य अगर हमने बढ़ा दिया तो लोग उसको कम खरीद पाएंगे, मतलब उसकी डिमांड, उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य और खपत में हमेशा अपोजिट रिलेशन पाया जाता है, विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मूल्य का अनुपात हमारे पास 10 से 9 है, तो मुझे बताओ खपत का अनुपात क्या बनेगा दोस्तों। तो खपत का अनुपात क्या बन जाएगा, 9:10 बन जाएगा। यानी कि पहले 9 किलो चीनी आ रही थी, अब कितनी आ रही है दोस्तों, 10 किलो चीनी आ रही है। बात समझ में आ गई, ये खपत का रेशियो है। तो पहले 9 किलो चीनी आ रही थी, अब 10 किलो चीनी आ रही है। मुझे बताओ अनुपात में कितना ज्यादा आ रहा है, 1 किलोग्राम ज्यादा आ रही है। और अगर एक्चुअल का हम बात करें तो कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा रही है, देखो 1 किलो चीनी अधिक खरीदी जा रही है। तो ये 1 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 1 किलो के बराबर है। मतलब कितना गुना दोस्तों, 1 गुने के बराबर है। अब देखो चीनी क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको आरंभिक कीमत निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आरंभिक के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर उस वस्तु की खपत कितनी थी ये हम निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जो कंजप्शन है वो कितना है, 9, और 9 को दोस्तों 1 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 किलो आ जाएगा। ये स्टार्टिंग की खपत है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास जो रुपए हैं वो कितने हैं दोस्तों, रुपए कितने हैं, 270। अगर 270 को मैं खपत 9 किलो से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 रुपए पर केजी। कितना आएगा, 30 रुपए पर केजी। तो चीनी का स्टार्टिंग कीमत दोस्तों कितना है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता दोस्तों कि चीनी का अब भाव बताइए, वर्तमान के अंदर बताइए, तो हम क्या करते, इस 10 को हम कितना गुना कर देते, 1 गुना, तो 10 आ जाता, और 270 को अगर 10 से डिवाइड कर देते तो आज चीनी का जो भाव है वो कितना रुपए आएगा दोस्तों, 27 रुपए पर केजी आएगा। तो दोनों क्वेश्चंस को आप ढंग से देखना दोस्तों। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मूल्य और खपत में हमेशा अपोजिट रिलेशन पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर किसी चीज का प्राइस हम बढ़ा देते हैं तो मार्केट में उसका जो कंजप्शन, उसका जो उपभोग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आई होप दैट दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन क्या नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर ऊपर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 4 रुपए में 6 पेंसिलों की दर से पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 4 पेंसिलों की दर से उन्हें क्या कर देता है, बेच देता है। इस पूरे सौदे में उसका क्या प्रॉफिट रहा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा दोस्तों गौर कीजिएगा, इसका सबसे आसान और सबसे शानदार तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको एक्स और वाई मानने की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गौर कीजिएगा एक बार, अगर हम एक तरफ रख लेते हैं दोस्तों रुपए, और एक तरफ रख लेते हैं हम मात्रा यानी कि क्वांटिटी अगर हम रख लेते हैं, तो देखो सबसे पहले 4 रुपए में 6 पेंसिलें वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। खरीदने का मतलब ये किसके अंदर काउंट किया जाएगा, क्रय मूल्य के अंदर। और दूसरा दोस्तों वो 6 रुपए में
कितनी 4 पेंसिलें क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब दोस्तों हमें देखो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं रेशियो निकाल दूं तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस को अब इस 4 को इस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16 रुपए, यानी कि 16 रुपए में वो क्या करेगा, कैंडिडेट उसको खरीदेगा। और इस 6 को यदि मैं क्रॉस से गुणा कर दूं 6, तो अपने पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 36 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है आपका 36 रुपए, क्रय मूल्य कितना है आपका 16 रुपए। कुल मिला के कहानी ये हो गई दोस्तों कि किसी पेंसिल है उसको 16 रुपए में खरीद करके 36 रुपए में बेच दिया जाता है। तो मुझे बताएं यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों, 20 रुपए का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यदि हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज की हम बात करेंगे तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो इंटू 100, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस जो कितना है 16 रुपए से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, और 4 से ये कट गया दोस्तों 25 बार, और 25 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकल के आएगा दोस्तों, 125%। तो कुल मिला के आपको जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो कितने परसेंट का हुआ, 125% का आपको क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास कैलकुलेशन दोस्तों दिमाग के अंदर चलनी चाहिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 चौके 16 रुपए में खरीदेगा, यहाँ 6, यहाँ 6, 36 रुपए में उसको बेच देगा, कुल मिला के 20 रुपए का लाभ होगा। और ये लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, जो कितना है 4 चौके 16 रुपए है। तो इस पे आप रिक्वायर्ड परसेंटेज काउंट कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 125। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी उस काम पे 9 दिन तक काम करता है, तो बताइए शेष काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। यानी कि हम बात करते हैं दो पर्सन के ऊपर, पहला पर्सन ए है और दूसरा पर्सन कौन है, बी है। ए उस पे कितने दिन तक काम करता है, 20 दिन। ए उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। अच्छा दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इनको कुछ ना कुछ काम करना था, तो हम मान लेते हैं 20 और 12 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 60 यूनिट। हम मान लेते हैं कि इनको जो काम करना था दोस्तों वो कितना यूनिट काम करना था, 60 यूनिट काम करना था टोटल, हम मान लेते हैं। तो ए है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो मुझे बताओ एक दिन में कितना यूनिट करेगा भाई, 3 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन का काम हो गया। बी है वो 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 5 यूनिट काम करेगा। अब ये ध्यान दीजिए कि एक दिन में बी 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में ए है वो 3 यूनिट काम करता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बी 9 दिन तक काम करता है। तो मुझे बताओ बी का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, 5 यूनिट। तो मुझे बताओ अगर बी 9 दिन तक काम करता है तो टोटल 9 दिनों का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 यूनिट हो जाएगा। ये किसने किया है, ये बी ने किया है। तो मुझे बताओ शेष काम कितना बचेगा। अगर मैं बात करता हूं शेष काम की, ये शेष काम कितना बचेगा दोस्तों, तो टोटल काम कितना था, 60 यूनिट, इसमें से 45 यूनिट बी ने कर लिया, तो हमारे पास कितना बचा, 15 यूनिट। इस 15 यूनिट को दोस्तों कौन फिनिश करेगा, अब ए करेगा। तो ए को लगा समय, ए को लगा समय, तो ए को लगा समय आपको निकालना है दोस्तों। तो समय हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल काम बचा हुआ है उसके अंदर हम भाग दे देंगे किसका दोस्तों, जो भी ए की एफिशिएंसी है, एक दिन का काम है 3 का भाग दे देंगे। तो मुझे बताओ कितना निकल के आया दोस्तों, 5 दिन। यानी कि ए शेष बचे हुए काम को कितने समय में फिनिश कर लेगा दोस्तों, 5 दिन के अंदर फिनिश कर लेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं वो इन तरीके से आप निकाल सकते हो, कहीं पर भी आपको एक्स मानना, कहीं पर भी फ्रैक्शन में लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से पढ़िए। 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक डायगोनल आपको दिया गया है, किसका, एक वर्ग का। आपको बताना है कि उसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, उसका एरिया क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर इसके बाद में हम इसकी बाय ट्रिक भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले इसका आप थोड़ा बेसिक समझ लिए दोस्तों, कि आपको एक वर्ग दिया गया है। सपोज दैट मैं मान लूं कि ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है। इस वर्ग के आपको क्या दिया गया है दोस्तों, डायगोनल दिया गया है, मतलब एक विकर्ण आपको दिया गया है। तो अगर मैं विकर्ण यहां से यहां तक के ड्रॉ कर लेता हूं दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। अब गौर कीजिएगा, इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं। तो हमारे पास विकर्ण कितना है, 8√2।
8√2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा विकर्ण दिया हुआ है। अच्छा गौर कीजिए, आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे बताइए जब आपको यहाँ पे ये जो अंडर 8√2 है, ये किसके बराबर है दोस्तों? अगर मैं वृत्त के विकर्ण की बात करता हूँ, तो अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करता हूं तो वर्ग का विकर्ण निकालने का हमारे पास सीधा और सटीक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2 इंटू ए क्या है, भुजा है। वर्ग की विकर्ण कितना है, 8√2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर √2 इंटू ए हो जाएगा। √2 से अंडर रूट कैंसिल और ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, यानी कि ए बराबर कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक बात समझ पाए आप। अब हमारे पास दोस्तों पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना ही है, 8, 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है अपने पास, 64 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 64 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो तरीका तो कहता है दोस्तों ये इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे भी शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देखिए आप, ठीक है ना। शॉर्टकट देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से विद इन सेकंड के अंदर फिनिश करेंगे। दोस्तों जब भी आपको विकर्ण दे दे तो उस कंडीशन में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालने का जो हमारे पास सूत्र है वो होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, अप्लाई करिए इसको। तो 1/2 इंटू अपने पास विकर्ण कितना है, 8√2, तो 8√2 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कटा, और आपके पास जो आंसर बना वो क्या बना दोस्तों, 64। यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर बनेगा वो एक कैलकुलेशन में आ सकता है, और यहाँ से आप साइड निकाल के भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर सकते हो। तो ये अल्टरनेट आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है उससे इस क्वेश्चन को आप फिनिश कीजिएगा। क्लियर है ये पॉइंट। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो वही धनराशि स्वयं की 3 गुनी कितने समय के अंदर हो जाएगी। दोस्तों इसका सबसे शानदार और सबसे इफेक्टिव तरीका जो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं वो इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, और बेसिक से करने के अंदर उनको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तब तक लब तक मान के चलिए कि लगभग 10,000 स्टूडेंट्स हैं वो आपसे आगे निकल चुके होंगे। तो सबसे जो इफेक्टिव और सबसे जो शानदार तरीका है दोस्तों, आज के बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरीके को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि 10 वर्ष में ये राशि है वो कितनी गुनी हो रही है दोस्तों, 2 गुनी हो रही है। कितनी गुनी, 2 गुनी हो रही है। और फिर आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने वर्षों में ये राशि है वो स्वयं की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब इसका शानदार तरीका देखिएगा दोस्तों, जो भी गुना दिया हुआ है उसमें से एक घटाओ आप, 2 में से एक घटाएंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1 किसके बराबर है दोस्तों, 10 के बराबर है। कितना गुना, 10 गुना। तो इस 2 को भी आप क्या कर देंगे दोस्तों, 10 गुना कर देंगे। तो 2 को 10 गुना कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना बनेगा दोस्तों, 20 वर्ष। यानी कि 20 वर्ष में ये जो राशि है वो स्वयं की क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 गुनी हो जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज के लिए ये प्रोसेस है वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको दोनों तरफ समय दे देगा और कहेगा कि इसमें इतनी गुनी हो जाती है तो बताओ इसमें कितनी गुनी हो जाएगी। तो हम सेम प्रक्रिया यहाँ पे दोहराएंगे, ठीक है ना, सेम प्रक्रिया हम यहाँ पे दोहराएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे के पेपर्स में हम इस टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे जहां पे आपको समय मिलेगा और गुना आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ लेने के लिए बताइए वो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए, उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि वो वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी थी और स्टार्टिंग में 20% की हानि के साथ में बेची गई, मतलब वो वस्तु कितने में बेची गई होगी दोस्तों, 80% के अंदर। कितने में बेची गई होगी, 80% के अंदर। ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन वास्तविक सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है दोस्तों, 480 रुपए। मतलब कितना गुना है दोस्तों, ये 6 गुना है। तो आपसे पूछा है 20% का प्रॉफिट, भाई 100 पे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कुल मिला के हमें 120% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 120% को भी आप क्या कर देंगे दोस्तों, 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 720 रुपए। कितना आ जाएगा, 720 रुपए। यानी कि हमारा जो अब सेलिंग प्राइस रहने वाला है दोस्तों वो कितना रहने वाला है, 720
रुपए। तो ये क्वेश्चन आपके सेकंडों के अंदर फिनिश होने वाले हैं दोस्तों। आप इनको बढ़िया तरीके से बस कैलकुलेशन करते रहें, समझते चलें और वीडियो को पूरा देखें आप, ठीक है ना? तो वहां पे चीजें आपके बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर देखो चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस प्रकार से है कि किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का कितना गुना है? 3 गुना है। आपको बताना है कि उनकी भुजाओं में क्या अनुपात बनेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स? उनकी छोटी और बड़ी भुजा के बीच में क्या रेशियो बनेगा? तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम इस आयत की प्रॉपर्टी को थोड़ा देख लेते हैं कि आयत की प्रॉपर्टी क्या होगी और किस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एक आयत है और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इसके विकर्ण खींच देता हूँ, इसका विकर्ण मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? एक डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस आयत की बात करता हूं तो ये भुजा क्या होगी? बड़ी भुजा होगी और ये भुजा कौन सी होगी? छोटी भुजा होगी। यानी कि जो इसकी चौड़ाई होती है वो छोटी होती है, लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर दोस्तों लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी तो वो तो एक वर्ग काउंट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आयत के अंदर जो छोटी भुजा होती है वो इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है और लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। तो दोस्तों अगर मैं छोटी भुजा को 1 यूनिट मान लेता हूं तो हमारे पास जो बड़ी भुजा है वो 3 गुनी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी कि नहीं, मुझे बताओ। तो जब आपके पास दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयत का जो प्रत्येक एंगल है वो कितने डिग्री का होता है दोस्तों? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ ए बी सी, अगर मैं एबीसी त्रिभुज की बात करता हूँ तो ये एबीसी त्रिभुज बताओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? और जब समकोण त्रिभुज में आपको दोस्तों परपेंडिकुलर यानी कि लंब दे दिया जाए, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण दे दिया जाए, तो क्या वहां से आप बेस काउंट कर सकते हो? क्या बेस काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी बराबर किसके होता है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस बी सी का स्क्वायर। बताओ इन्हीं के बराबर तो होगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना? यानी कि आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ए सी की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर। इसका कर देंगे हम रूट। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और दोस्तों रूट 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ये हमारे पास आ गई इसकी बड़ी भुजा की लंबाई। बात समझ में आ गई? बड़ी भुजा की लंबाई आ गई, यानी कि ये जो हमारी बड़ी भुजा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी? 2 सेंटीमीटर कहलाएगी। अब आपसे पूछा क्या है? दोनों भुजाओं के बीच में रेशियो पूछा गया है, मतलब एल अनुपात बी आपसे पूछा गया है। तो एल कितना है दोस्तों? 2 अनुपात बी का मान कितना है? 1। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना? 2 अनुपात 1। बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से हुए समझता चलना है, जहां पे ट्रिक होगी वहां पे मैं ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। बात समझ में आ गई? तो 2 रूट 2 अनुपात 1, यानी कि क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको पेन की नॉक भी टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक आपने 10-15 क्वेश्चन नहीं निकाले होंगे तब तक आपको ये प्रोसेस है वो समझ में नहीं आने वाली। तो आप इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीके से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है जिनमें से 24 में वो क्या करती है? जीत हासिल करती है। आपको बताना है कि जीत का प्रतिशत कितना होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है कि यदि आपका पेपर टोटल 40 का था, उसमें आपने नंबर लिए 24, तो बताओ आपने कितने परसेंट अंक लिए, ठीक है ना? सेम उसी प्रोसेस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल गेम। हम बात करते हैं सबसे पहले टोटल गेम। तो दोस्तों टोटल गेम कितने हैं आपके पास? 40 गेम आपने खेले और उनके अंदर से आपने जो जीत हासिल की, उसमें आपने जो जीत हासिल की वो कितने मैचों में की? 24 मैचों में। और अगर हम रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे जीत का प्रतिशत, तो जो भी आपने जीते हैं वो इंटू 100 और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मैच, यानी कि 40 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 0 से 1 0, 4 एकम 4 और 4 छिंगे 24, 6 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी निकल के आएगी? 60%। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन है उसका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है दोस्तों वो कितना निकल के आ गया?
60% निकल के आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू को आप 60 कर लीजिए, तो इसको 60 कर लेंगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 60%। क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम थे दोस्तों, तो वो टाइपिंग के अंदर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से यानी कि इसका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 60% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट? चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो फिर। किन्हीं लगातार 6 प्राकृत सम संख्याओं का औसत 15 है। आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए इस क्वेश्चन को। किसी भी प्रकार का एक्स वगैरह यहाँ मानने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ औसत की, तो ध्यान दीजिएगा, जो औसत होता है वो हमेशा एक मध्य की संख्या होती है। किसकी संख्या दोस्तों? मध्य की संख्या होती है, मिडिल नंबर होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब इसने औसत दोस्तों 15 दे दिया, इसका मतलब ये 15 क्या रहेगा, बीच का नंबर रहेगा। अब 15 मुझे बताओ इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है? ये विषम संख्या है, हमें लेनी क्या है, सारी की सारी सम संख्याएं। तो 15 से बड़ी कौन सी होगी दोस्तों? 16। 16 से बड़ी कौन सी होगी? 18। अगर मैं इधर चलता हूं दोस्तों, तो 15 से छोटी कौन सी होगी? 14। 14 से छोटी कौन सी होगी? 12। अभी तक हमारे पास जो सम संख्याएं बनी दोस्तों, वो देखो 2 और 2 4 संख्याएं बनी। हमें लेनी कितनी है? टोटल 6 संख्याएं लेनी है। तो आगे देखिए, 18 से बड़ी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 20। और 12 से छोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 10। अब संख्याएं देखिए, 3 आपके पास सम संख्याएं ये हो गई और 3 आपके पास सम संख्याएं ये हो गई। यानी कि ये तीनों की तीनों, 3 इधर की और 3 इधर की, टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 6 संख्याएं होगी। 6 की 6 संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन यहां से सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है आपका। अगर क्वेश्चन में पूछता है सबसे बड़ी, तो मुझे बताओ यहाँ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 20। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं 10 की, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 10। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 20। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 20। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, या फिर आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या, या फिर पूछ सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, या फिर पूछा जा सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए, या फिर पूछा जा सकता है दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अगर 10 है, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी? 12। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 18। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन को रिलेट करते हुए बनते हैं, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास एक सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास स्टार का मान निकालना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टार बटे, आपको दिया हुआ है 21 गुणा, आगे दिया हुआ है स्टार बटे, नीचे आपको दिया हुआ है 189 बराबर किसके होगा? 1 के। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हमें समझ में नहीं आ रही है कि क्या क्या करना है, क्या क्या काटना है। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दीजिए। तो अगर मैं स्टार को स्टार से गुणा करूंगा दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा अपने पास? स्टार का स्क्वायर बटे, यहाँ पे 21 को यदि मैं 189 से गुणा करूंगा दोस्तों, तो ये बनेगा 21 इंटू 189। ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? 1 के हो जाएगा। अब हम काम करते हैं, यहाँ से हम वज्र गुणा करते हैं। तो 21 इंटू 189 को आप 1 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो स्टार के स्क्वायर का मान आपके पास क्या आ जाएगा? 21 इंटू 189। बात समझ में आ गई? अच्छा, 189 को अगर हम ब्रेक कर ले दोस्तों, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टार का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 21 इंटू 21 नाम के 189 होते हैं, तो 21 इंटू 9 इसको मैं लिख सकता हूँ। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, हमें तो खाली स्टार स्क्वायर स्टार का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर हटा करके इधर रूट कर देंगे। तो इधर रूट बनेगा किसका? 21 गुणा 9 का रूट बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना दोस्तों, तो 21 इंटू 21 को बाहर ले लीजिए, इंटू अगर 9 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। और 21 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 63। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा? 63 बनेगा। स्टार का जो मान है वो कितना आएगा आपके पास? 63। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन बहुत आसान है दोस्तों, मन की कैलकुलेशन है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी फिनिश कर सकता था, स्टार इंटू स्टार, स्टार स्क्वायर, 21 नाम के 189, 21 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया, 21 तरह से डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना? तो ये अप्रोच होती है कि जब आप 10-15 क्वेश्चन निकाल चुके होंगे, तब ये आपके पास हैबिट बन जाएगा, फिर आप भी बिना देखे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, 7 प्लस 3 रूट 5 और 7 माइनस 3 रूट 5 का वर्गमूल बताइए। स्क्वायर रूट आपको बताना है। गौर कीजिएगा दोस्तों, दो चीजें हैं आपके पास, 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5।
और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये देखो फॉर्मेट आपको कुछ इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर। ठीक है ना, 3√5 का स्क्वायर का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो मुझे बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √5 को √5 से गुणा करेंगे 5, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, यानी कि 49 माइनस 45। बताओ 49 में से 45 घटाएंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2। बस ये 2 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको समझते हुए सॉल्व करना है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें हम टाइम बचा सके। क्योंकि दोस्तों आपको ज्यादा भी नहीं तो 1 मिनट के अंदर कम से कम आपको 1 या 1.5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्पीड आपके लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, तो इन पे प्रैक्टिस करते जाएं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, एक लंबी चौड़ी संख्या दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसके वर्गमूल में टोटल कितने अंक होंगे। अच्छा दोस्तों, जब हम वर्गमूल निकालते थे तो हम पेयर कितने तक के बनाते थे, दो दो अंकों के पेयर बनाते थे। तो यहां पर भी आपको पेयर ही बनाने हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको पेयर ही बनाने हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या है 6 2 5 6, उसके बाद में आपको दिया गया है 8 6, फिर उसके बाद में 7 3, फिर उसके बाद में 4489 ये आपके पास एक लंबी चौड़ी संख्या है। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दो दो संख्या के आपके क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। हर एक पेयर आपको क्या, एक नंबर देके जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देखो, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, एक नंबर हमें यहाँ से मिल गया, एक पेयर ये बन गया, एक नंबर हमें यहाँ से मिल गया, एक पेयर ये बना, एक नंबर यहाँ से मिल गया, एक पेयर ये बन गया, एक नंबर यहाँ से मिल गया, एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक नंबर यहाँ से मिला, और एक पेयर आपके पास ये कंप्लीट हो गया, एक नंबर यहाँ से मिला। यानी कि टोटल मिला के हमारे पास कितने अंक बने दोस्तों, तो इन सभी को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हर एक पेयर एक नंबर देके जाता है, 1 2 3 4 5 6, कितना बना दोस्तों, 6 बन गया। यानी कि जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो उस वर्गमूल के अंदर टोटल कितने अंक होंगे दोस्तों, 6 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे। तो दाएं साइड से आपको क्या क्या करते जाने हैं, दो दो के पेयर बनाते जाने हैं। हर एक पेयर आपको एक नंबर देके जाएगा, एक अंक देके जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास जो अंक है, इसका जब भी हम स्क्वायर रूट निकाल चुके होंगे तो उसके अंदर टोटल कितने अंक आएंगे दोस्तों, 6 अंक आएंगे। क्लियर हुई ये बात। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर, यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है दोस्तों, टेन 5 थीटा प्लस कोट 5 थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये किसके बराबर है दोस्तों, 2 के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रख देता हूँ, अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रख देता हूँ दोस्तों, तो हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब हम 1 और 1 यहाँ पे 2 रखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो दोस्तों यही काम हमें यहाँ पे करना है। आपको दिया हुआ है टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री हमने लिया है, वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 और 1 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे भी 1 की पावर 5, तो 1 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 1 प्लस 1 की पावर 5 का मतलब 1, और 1 रिजल्ट कितना है अपने पास, 2 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि वैल्यू कौन सी रखने से हम थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें जहां से हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 मिलता है दोस्तों, तो 45 डिग्री पर टेन थीटा का मान 1 होता है और कोट थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा, 2। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही उसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, 35 डिग्री का पूरक कोण बताना है, ठीक है ना। अब दोस्तों दो एंगल होते हैं, एक होता है पूरक और एक होता है समपूरक। एक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो होते क्या है एक्चुअल के अंदर, वो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं पूरक कोण, अगर मैं कहूं कि कोई भी दो कोण x तथा y जो पूरक कोण है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। यानी कि पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग दोस्तों कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, पूरक कोण होंगे। एक एंगल आपको 35 डिग्री दिया गया है, तो 35 डिग्री का पूरक कोण अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो अगर 90 में से एक कोण आपको दिया गया है, तो 90 में से 35 घटा दीजिए, तो जो भी आपका आंसर होगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री। 55 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 35 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा। 35 और 55 को जब भी जोड़ रहे होंगे ना दोस्तों, तो आपके पास कितना आएगा, 90 आएगा। देखो दौड़ के देखिए, 5 और 5 10, बच गया 1, 5 और 1 6, 4 3 9, 90 हो गया। तो इसका मतलब जो 35 डिग्री है उसका जो पूरक कोण है वो कितना निकल के आ गया आपके पास, 55 डिग्री निकल के आ गया। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कैसे एंगल होंगे, पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल पूछा होता, संपूरक पूछा होता, तो हम क्या करते, 180 में से उस एंगल को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए जो हमारे जो ये क्वेश्चन थे, आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन थे, वो हमने बेहतरीन एनालिसिस के साथ में आपके साथ में डिस्कस किए, बेहतरीन ट्रिक के साथ में हमने डिस्कस किए। वीडियो को पूरा देखना, पूरे क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से खुद के स्तर पे निकालने की कोशिश करना। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त, आपके जो भी पड़ोसी हैं, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सजेस्टेड कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपका एग्जाम है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।